फाइन स्टूडेंट, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, लेक्चर नंबर 40, इंडियन नेशनल मूवमेंट। CDM 1 हो चुका है, फेज़ 1 कंप्लीट हो चुका है। इसमें हम लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में जानने जा रहे हैं, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो जाएगा। जब फेल हो जाएगा तो गांधी जी फिर से लॉन्च करेंगे CDM फेज़ 2। मैं ये CDM फेज़ 2 उतना ज़्यादा कारगर नहीं होगा जितना CDM फेज़ 1 हुआ था। तो देखो सेम पेज, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। अगस्त 1928 को मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट सबमिट किया गया ना, उस समय कौन थे कलकत्ता सेशन में हेड? मोतीलाल नेहरू। मैं जानते को थोड़ा कन्फ्लिक्ट हो गया, क्योंकि यंगर जनरेशन ने कहा था कि ग्रेसिंग पीरियड 2 साल के लिए नहीं 1 साल के लिए होना चाहिए, और क्या डोमिनियन स्टेटस लगा कर रखे हैं। मैं उसके बाद जानता हूँ ब्रिटिश तो ब्रिटिश है बच्चे लोग। यहाँ पे देखो इरविन का डिक्लेरेशन आया ना कि ठीक है वेट करो ना, साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट देगा, फिर RTC होगा, RTC में बैठना। बात समझे? मैं कांग्रेस लोग क्या बोला, इंडियन नेशनल कांग्रेस सबके, हम RTC में तभी बैठेंगे जब हमारा 4 डिमांड पूरा हो। इरविन को क्या लगा है, क्या डिमांड तुम्हारा पूरा होगा? इरविन ने मना कर दिया, समझा। उसके बाद फिर गांधी जी ने भी 11 पॉइंट दिया ना, वो भी मना कर दिया। तब जाके 41 डेज वेट किए, तब जाके गांधी जी ने CDM लॉन्च किया है। ये सभी चीज़ याद है तुम लोग को? अब देखो यहाँ पे देखो, मई 1930 को देखो साइमन कमीशन रिपोर्ट आया। 1930 में दिया ना साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट। इसमें देखो क्या बोला गया, बढ़िया समझो। इसमें बोला है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉल्ड, यानी कि जब साइमन कमीशन जब रिपोर्ट आया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, कॉन्फ्रेंस बुलाया, जिसमें ब्रिटिश इंडिया का भी लोग होंगे और प्रिंसली स्टेट भी। इंडियन स्टेट्स का मतलब क्या, जो प्रिंसली स्टेट है उसके भी मेंबर होंगे। और अब ये लोग बैठ के तय करेंगे कि किस तरह का भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होने चाहिए, संविधान किस तरह बनना चाहिए। हाँ, उसी को लेकर देखो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बैठा कहाँ पे, लंदन में। कब? नवंबर 1930 को। बहुत इंपॉर्टेंट डेट सब है, नवंबर 1930 को पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा। समझ गए स्टूडेंट? देखो यहाँ पे मीनवाइल मैनी अटेम्प्ट, बहुत कोशिश किया गया कांग्रेस को भी शामिल करने का, मगर कांग्रेस नहीं आया। बोला कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, CDM ही ठीक है मेरा, हम नहीं करेंगे, तुम ठगेगा वहाँ पे हमको। बट कांग्रेस पूरा अड़ गया था। कांग्रेस वॉज एडमेंट एंड बोला कि नो, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, वो RTC नहीं जाएंगे वहाँ पे हम। कांग्रेस डिमांड कर रहे थे एक इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल बनना चाहिए, एक ट्राइब्यूनल बना, ताकि देख सके कि ब्रिटिश जो इतना ज़्यादा फाइनेंशियल क्लेम्स कर रहा है, पैसा वैसा खा रहा था ना बहुत सारा, उसके लिए एक ट्राइब्यूनल बनना चाहिए और उसमें ब्रिटिश का जो ट्रू पिक्चर है वो दिखना चाहिए। अब देखो दो ब्रिटिश गवर्नमेंट वे प्रपोजिंग, हाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट तो बोल ही रहा था कि हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, मगर साइमन कमीशन में भी क्या बात है, अब समझ रहे हो ना ब्रिटिश शुरू ये देखो, ये ब्रिटिश देखो इतना बदमाश है, इतना बदमाश है स्टूडेंट, कि कुछ बोल देगा फिर नेक्स्ट टाइम कुछ नहीं देगा। एक तो मोंटागो डिक्लेरेशन में बोला ना कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएंगे, डेट कब देंगे कोई बात नहीं है। अब 4 पॉइंट भेजा दिल्ली मैनिफेस्टो से, गया ना 4 पॉइंट, उसमें क्या बोला कि डोमिनियन स्टेटस का बात ही नहीं है, डोमिनियन स्टेटस को इंप्लीमेंट करने का बात होना चाहिए RTC में, ये नहीं बोला गया। अब देखो ब्रिटिश ने बोला कि चलो डोमिनियन स्टेटस का बात करेंगे, बस साइमन कमीशन में कहीं पे भी डोमिनियन स्टेटस का कोई चर्चा ही नहीं था। व्हाट डज इट मीन? फिर ठगेगा भारतीय को। जब साइमन कमीशन का रिपोर्ट आया तो उस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस का बात होना चाहिए ना, वहाँ कहीं चर्चा ही नहीं है, बताओ। तो क्यों जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेट करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में? और एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अपना ही मांग कि भाई हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, एक ट्राइब्यूनल बनाओ, देखो उसमें जो जो ब्रिटिश ने अभी तक जो जो खर्च किया है, पैसा किया, उसका वो लेखा जोखा होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना चाहिए। तो बच्चे लोग ये तुमको डेट याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैरेलल इवेंट चल रहा है। नवंबर 1930 से लेके जनवरी 1931 तक 31 तक बैठक हुआ। देखो राउंड टेबल देख रहे हो बच्चे लोग, फिगर देखो राउंड टेबल, यानी कि टेबल राउंड है, बहुत सारे लीडर्स बैठे हुए हैं, दैट इज कॉल्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। हम भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यूज़ करते हैं ना, बिल्कुल मेरा प्रेरणा यहीं से है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। हम इंग्लिश का बहुत सारा कम्युनिकेशन के लिए राउंड टेबल का यूज़ करते हैं। ये प्रेरणा हमको कहाँ से मिला है? यहीं से मिला है, समझे। और हम RTC बोलते हैं, बिल्कुल यहीं से लिया गया। देखो कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं किया, मगर कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं किया तो बहुत सारे नेशनल्स पार्टिसिपेट किया है, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट के पार्टिसिपेट किए हैं। मगर देखो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ही पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो तुमको लगता है कि जो रिजल्ट है फ्रूटफुल रहेगा? अरे जब इतना बड़ा पार्टी जो लगभग भारत में पूरा फैला हुआ है और जिसमें
नेहरू जी है, जिसमें गांधी जी है, जिसमें सबसे बड़े बड़े लीडर छुपे हुए हैं, यदि वो पार्टी आरटीसी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जो भी रिजल्ट हो, क्या वो रिजल्ट सबके लिए हो सकता है? लागू नहीं हो सकता। इसलिए स्टूडेंट जो रिजल्ट है इसका मिनिमल आया, कोई फायदा नहीं हुआ आरटीसी फर्स्ट का, कोई फायदा नहीं हुआ, नतीजा नहीं निकला है। हाँ, कॉन्फ्रेंस बताओ, जो कॉन्फ्रेंस एंड हुआ क्या कि इंडियन जो प्रिंसली स्टेट ने क्या बोला कि फेडरेशन होना चाहिए, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट वीक होना चाहिए। और हमारा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट वीक होगा तभी प्रिंसली स्टेट चल पाएगा अपना पावर में। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल हो जाएगा बच्चे लोग, तो दबा नहीं देगा प्रिंसली स्टेट्स को। तो ये लोग चाहते हैं कि फेडरेशन हो, ठीक है, फेडरलिज्म हो, फेडरेशन हो, ग्रुपिंग हो कंट्री का, मगर प्रिंसली स्टेट पावरफुल रहे, प्रोविंस पावरफुल रहे, सेंटर पावरफुल ना हो। इस तरह का बैठक हुआ। मगर ये तुमको लगता है लागू होने जा रहा है? लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें खुद कांग्रेस पार्टिसिपेट ही नहीं किया। वही देखो लिखा गया ना कि जब कांग्रेस पार्टिसिपेशन ही नहीं हुआ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो जाहिर सी बात मीनिंगलेस हो जाता है। अब फिर दूसरा कॉन्फ्रेंस बुलाया जाएगा। अब दूसरा कॉन्फ्रेंस में बुलाने का मतलब क्या है कि गांधी जी को रिलीज करना। अच्छा, फटाफट जो रखा जा रहा है किस लिए? सीडीएम भी चल रहा है यहाँ पे, उसका भी एक प्रेशर यहाँ पे देखो। और तुम्हारे मन में ये होना चाहिए कि आखिर इंडिया से भी तो बहुत सारे लोग गए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। वो कौन कौन से लोग थे जो पार्टिसिपेट किए हैं? देखो, पॉलिटिकल पार्टीज, कम्युनिटी, देखो बहुत सारे लोग, प्रिंसली स्टेट सब पार्टिसिपेट किया है। देखो जैसे हिंदू महासभा का लोग पार्टिसिपेट किया है जाके, मुकुंद रामारॉय जयकर, MS मुंजे, ये पार्टिसिपेट किया है। सिख से देखो सरदार संपूर्ण सिंह भी पार्टिसिपेट किए, क्रिश्चियन से भी पार्टिसिपेट किए, लिबरल से देखो तेज बहादुर सप्रू गए थे, श्रीनिवास शास्त्री भी गए थे, है ना, CY चिंतामणि भी गए थे। मुस्लिम लीग से देखो आगा खान पहुंच गया, मोहम्मद अली जिन्ना पहुंच गया, समझे। डिप्रेस क्लास से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर गए थे। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ है बच्चे लोग, और तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में BR अम्बेडकर प्रेजेंट थे। क्योंकि BR अम्बेडकर जी को जो मतलब है डिप्रेस क्लास से, दलित से मतलब है, उसका हक दिला के रहेंगे ये, समझे। डिप्रेस क्लास BR अम्बेडकर जी गए थे। और प्रिंस से जानते हो, वही प्रिंसली स्टेट से जानते हो, अकबर हैदरी थे, वो हैदरी थे, वो हैदराबाद के दीवान हो गए। मिर्जा इस्लाम थे मैसूर का, और बीकानेर का महाराजा थे। ये सब प्रिंसली स्टेट है जो ब्रिटिश के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर नहीं आता। याद करो 1858 का जो क्वीन प्रोक्लेमेशन लगा था, उसमें कैटेगरिकली बोल दिया गया था नो मोर एक्सपेंशन। प्रिंसली स्टेट है तो जैसा है वैसे रहने दो। आखिर है तो ब्रिटिश के कंट्रोल के अंदर है, मगर रूल तो कर रहा था। तो ये लोग भी पार्टिसिपेट, बट ये लोग क्या मांग किया? अच्छा, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का क्या निकला रिजल्ट कि फेडरेशन होना चाहिए, बट सेंटर क्या होना चाहिए? वीक होना चाहिए। यही था, ताकि प्रिंसली स्टेट अपना पावर एक्सरसाइज कर सके। मगर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेट ही नहीं करता है तो क्या मतलब बनता है उसका? क्योंकि सबसे बड़ा पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस ही था भारत का। अब यहाँ पे समझो बच्चे लोग, कुछ होने जा रहा है, कुछ होने जा रहा है बहुत बड़ा। ये कह सकते हो कि बहुत बड़ा हिस्ट्री में एक इवेंट है ये। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जैसे कि जानते हो, नवंबर 1930 से लेके जनवरी 1931 हुआ। कुछ नहीं निकला, नो सब्सटेंशियल कुछ भी, कुछ नहीं निकला। इंडियन प्रेसिडेंट ने कहा कि फेडरेशन होना चाहिए, कैसा? वीक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होना चाहिए सेंटर में, ताकि गांधी जी को भी, कांग्रेस को भी लाया जाए। तो इसलिए क्या किया जाएगा? पहले तो गांधी जी को रिलीज़ किया जाएगा जेल से, और उसके बाद गांधी जी और इरविन के बीच में पैक्ट होगा, यानी कि अग्रीमेंट होगा। जब ये अग्रीमेंट ओके होगा तभी गांधी जी जाएंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए लंदन में। और जब गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जाएंगे लंदन में, तो इसका तुमको फुटेज यूट्यूब पे भी दिखेगा। यूट्यूब पे है, गांधी जी बहुत खुश है, आगे बैठे हुए हैं गाड़ी में, सब फुटेज मिलेगा। आज भेज दूंगा नहीं तो मैं तुम लोग को यूट्यूब पे, समझे। गांधी इरविन पैक्ट। अब यहाँ पे समझो क्या क्या हुआ। तेज बहादुर सप्रू याद है, लिबरल्स हैं, वो भी गए हैं ना। यहाँ पे समझो, एवरी डेलीगेट इन द कॉन्फ्रेंस सजेस्टेड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन विदाउट कांग्रेस वॉज मीनिंगलेस। सही बात है, जितने भी लोग थे सब ने कहा यही, एक स्वर में कहा। ब्रिटिश भी इस चीज़ को मानता था कि कांग्रेस यदि अटेंड नहीं किया तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कोई मतलब नहीं बनता है। बहुत सारे लिबरल्स हो गए, जैसे तेज बहादुर सप्रू हो गए, श्रीनिवास शास्त्री हो गए, और भी बहुत सारे लोग, है ना, वो आए भारत में, गांधी जी को मनाने शुरू कर दिए कि जाइए आप अटेंड करिए, क्योंकि आप अटेंड नहीं करिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस अटेंड नहीं करेगा तो बेकार है, हम लोग को भी कुछ मिलने नहीं जा रहा, प्लीज़ आप चलिए। बिजनेस क्लास देखो, जो शुरू में देखो, शुरू में जिसने बिजनेस क्लास ने सपोर्ट किया था ना गांधी जी का CDM को, ये सोच के कि चलो ठीक है फॉरेन यान नहीं लेंगे, खादी भी नहीं बनाएंगे, शॉर्ट लिव्ड होगा।
और किसको पता था कि 1930 में जो सीडीएम स्टार्ट हुआ 1934 तक जाएगा? किसको पता था? क्योंकि मास मूवमेंट बहुत कम समय के लिए होना चाहिए। तो बाद में ये लोग भी प्रेशर देना शुरू हो गए गांधी जी को, खत्म करिए सीडीएम खत्म नहीं करिएगा तो हमारा बिजनेस खराब हो जाएगा, वर्कर सब पार्टिसिपेट करेगा तो फिर हमारा तो लॉकआउट हो जाएगा, स्ट्राइक हो जाएगा, दिक्कत होगा हमको। देखो तो बिजनेस क्लास ने शुरू में तो एक्सटेंड किया ये सोच के कि मूवमेंट शॉर्ट लिव्ड होगा, बट क्या हुआ, मूवमेंट बहुत लंबा चला गया तो उसके बिजनेस एक्टिविटी पे इम्पैक्ट पड़ा। इसलिए वो भी गांधी जी को मनाना शुरू कर दिया कि छोड़िए सीडीएम को हटाइए और जाइए आप भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो पॉलिटिकल प्रेशर तो होता ही है स्टूडेंट, बिजनेस क्लास का पॉलिटिकल प्रेशर तो रहा है, बिजनेस क्लास का प्रेशर रहेगा ना पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर। तो देख रहे हो कैसे गांधी जी को मनाने के लिए लिबरल्स लोग आ रहे हैं, जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किए मगर कुछ मिला नहीं उसको, क्योंकि यदि कांग्रेस अटेंड नहीं करेगा तो कोई मतलब नहीं बनता है। दूसरा बात है बिजनेस क्लास ने भी परसुएट किया गांधी जी को, छोड़िए सीडीएम को हटाइए, जाइए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जाइए आप करिए। एट द सेम टाइम देखो ब्रिटिश अथॉरिटी ने भी ये मांग किया कि कांग्रेस आए ज्वाइन करें यहाँ पे, है ना, ताकि एक अप्रोप्रिएट एटमॉस्फेयर बने। वॉइसरॉय ने देखो गांधी जी को वही कांग्रेस लीडर्स को रिलीज़ कर दिया और गांधी जी को भी रिलीज़ कर दिया, बोला चलो डिस्कस करते हैं। तो कांग्रेस ऑथराइज गांधी टू इनिशिएट डिस्कशन, और कांग्रेस जो है जानते हो कांग्रेस ने बोला गांधी जी ही डिसाइड करेंगे। तो देखो अब होगा तुम्हारा एक पैक्ट होगा, यानी कि अग्रीमेंट होगा, इसी को चूँकि दिल्ली में हुआ था इसको दिल्ली पैक्ट भी कह सकते हो या फिर गांधी इरविन पैक्ट कह सकते हो। अब देखो इसमें अनोखा चीज़ क्या हुआ, इसमें अनोखा चीज़ ये हुआ बच्चे लोग कि ब्रिटिश और कांग्रेस इक्वल फुटिंग है, ऐसा नहीं कि कांग्रेस नीचे है, यानी कि कांग्रेस का जितना कद है उतना ब्रिटिश का कद है, पहली बार ऐसा हुआ है। नहीं तो हमेशा ब्रिटिश दबा कर रखता था कांग्रेस को या कोई भी लीडर्स को या कोई भी पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज को, पहली बार जो समझौता होने जा रहा है इक्वल फुटिंग पे, बड़ी बात है ये। वह जानते हो कि बहुत कुछ हो जाएगा, अभी इरविन है, इरविन और गांधी जी पैक्ट होगा, इरविन हट जाएगा फिर दूसरा वॉइसरॉय आ जाएगा, फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देखो देखते जाओ यहाँ पे समझो, तो गांधी जी और इरविन पैक्ट हुआ, समझते जाओ बच्चे लोग यहाँ पे गांधी जी का क्या मांग था और क्या मांग पूरा किया गया। इन दिस पैक्ट बोथ साइड अग्रीड, कुछ कुछ डिमांड पे म्यूचुअल कंसेंसस था, दोनों नहीं माना। जैसे एग्जांपल देखो, इरविन ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट अग्रीड ऑन और गांधी ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन अग्रीड ऑन, यानी कि इरविन ने सरकार के बिहाफ में क्या क्या चीज़ पे अग्री किया। ये बोला कि ठीक है जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को हम पकड़ के रखे हैं सीडीएम फेज़ 1 में सबको हम रिलीज़ कर देंगे, हाँ जिसने वायलेंस नहीं किया हम सबको रिलीज़ कर देंगे, यानी कि पॉलिटिकल प्रिजनर जो भी पकड़ के रखा गया था ना जेल में सबको रिलीज़ कर देंगे यदि उसने कोई वायलेंट एक्टिविटी नहीं किया है तो, नंबर 1। दूसरा क्या है कि जितना भी फाइन्स अभी तक कलेक्ट नहीं किया गया सबको माफ़ी कर दिया जाएगा, क्योंकि जानते हो ना टैक्स को लेकर भी हुआ था यहाँ पे मांग। तीसरा क्या है कि जितना भी लैंड जो सोल्ड नहीं किया गया थर्ड पार्टी, क्योंकि लैंड भी तो छीन लिया गया लैंड रेवेन्यू नहीं देने की वजह से, वो सब लौटा दिया जाएगा। यदि अभी तक थर्ड पार्टी को नहीं बेचा गया है तो वो लैंड लौटा दिया जाएगा। और जो गवर्नमेंट सर्वेंट जिसने रिजाइन कर दिया बिल्कुल उसको हम जॉब दे देंगे, आ जाइए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मांग लिया गया। और ये भी कहा गया कि ठीक है देखो अब ब्रिटिश झुका है, देख रहे हो ब्रिटिश झुका है, कहा ठीक है कोस्टल विलेज में ना पर्सनल कंजम्पशन के लिए, ट्रेड के लिए नहीं, पर्सनल कंजम्पशन के लिए सॉल्ट बना सकता है इंडियंस लोग। देखो कितना बड़ा जीत हुआ है सॉल्ट सत्याग्रह का यहाँ पे। पहले सॉल्ट जो कॉमन कमोडिटी था स्टूडेंट, उस पैसा देना पड़ता था उसको खाने के लिए, खरीदने के लिए। अब क्या बोला गया कि पर्सनल कंजम्पशन के लिए, घर के कंजम्पशन के लिए बना सकता है सॉल्ट। ये बहुत बड़ा जीत है भारतीय के लिए। पीसफुल और नॉन एग्रेसिव पिकेटिंग कर सकते हो, जहाँ पे यानी दुकान को घेर सकते हो बहुत पीसफुल तरीके से। और जितने भी इमरजेंसी ऑर्डिनेंस लाया गया था, जानते हो ना ऑर्डिनेंस दुनिया भर का एक्ट पास किया गया हुआ ना उस समय, ताकि कर्व किया, जैसे ब्लैक एक्ट सब आया ना उस तरह का जो भी आया सबको विड्रॉ कर रहा है। तो कहने का मतलब तुमको साफ साफ यहाँ पे दिखेगा कि इरविन झुक रहा है कांग्रेस के सामने में, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो झुक रहा है यहाँ पे देखो। तो जब इसने इतना कुछ बोला तो गांधी जी भी बोलेंगे ना कि चलो ठीक है हम सीडीएम को यहाँ ख़त्म कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं। दूसरा क्या कि ठीक है हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेंगे, वहाँ पे देखेंगे किस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करना है, हाँ फेडरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब चीज़ देखेंगे, रिजर्वेशन का आइडिया सब देखेंगे, वहाँ पे क्या मिलना चाहिए ये सब चीज़ हम भी देखेंगे, चलो ठीक है। मगर दो जो गांधी जी का डिमांड था वो दो डिमांड गांधी जी का नहीं माना गया। पहला डिमांड क्या था कि सीडीएम के टाइम में पुलिस लोगों ने क्या किया, एक्स्ट्रा अथॉरिटी, यानी कि पुलिस लोग का जितना हैसियत था उस हैसियत से ज़्यादा लाठीचार्ज सब कर दिया है। क्योंकि जानते हो ना हमने बताया था 3 टाइम ज़्यादा लोग पुलिस पकड़ के रखा था, समझ रहे हो ना, यानी कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स लोग 3 टाइम ज़्यादा थे, यानी कि पुलिस ने बहुत एक्सेस किया होगा
उसके ऊपर एक इंक्वायरी कमेटी बने, गांधी जी का मांग था। इरविन ने कहा कि ये नहीं हो सकता है, क्योंकि जो हो गया हो गया। नंबर 1। दूसरा क्या है, देखो यहीं पे देखो, सब लोग बोलता है ना कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे, यही ना होता बात। गांधी जी बोले थे कि भगत सिंह को, सुखदेव को छोड़ दीजिए, रिहा दे दीजिए। ब्रिटिश बोला कि नो, हम रिहा नहीं देंगे। गांधी जी के ऊपर अभी भी ये आरोप लगता है ना स्टूडेंट, कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे। गांधी जी का ये डिमांड था कि भगत सिंह को छोड़ दिया जाए, माफ़ कर दिया जाए, फांसी नहीं दिया जाए, राजगुरु सुखदेव को भी फांसी नहीं दिया जाए। ब्रिटिश बात नहीं माना, नो फांसी देंगे क्योंकि उसने गलत काम किया है। तो गांधी जी लिख के दिए थे। ये 2 डिमांड ठुकरा दिया गया कि कोई भी कमेटी नहीं बनेगा ये चीज़ देखने के लिए कि पुलिस ने क्या क्या एक्सेस किया था सीडीएम के टाइम में, कितना अपना अथॉरिटी को यूज़ किया था, निगेटिव यूज़ किया था, उसके लिए कोई कमेटी बनने नहीं जा रहा है। ना ही भगत सिंह और उनके कॉमरेड्स को ना ही रिलीफ मिलने जा रहा है। ये 2 डिमांड पूरा नहीं किया, बाकी सब मान लिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि गांधी इरविन पैक्ट सक्सेसफुल। मगर एक देश में एक दूसरा ही चीज़ चलने वाला है भगत सिंह डेथ के बाद। गांधी जी जो इतने बड़े लीडर, देखो गांधी जी ज़्यादा पॉपुलर भगत सिंह हो गए थे, जो बात है। यंग लीडर, डैशिंग लीडर, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। और भगत सिंह को जब फांसी दिया गया तो और पॉपुलर हो गए वो। खैर यहाँ पे देखो, तो बच्चे लोग देखो 29 मार्च 1931, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये एक स्पेशल सेशन, बट ये स्पेशल सेशन है क्योंकि ये दिसंबर में नहीं हो रहा है, ये स्पेशल सेशन है, मार्च में हो रहा है। ये कहाँ पे हुआ बच्चे लोग? कराची में हुआ है। तो कराची इस सेशन में गांधी जी और जो इरविन के बीच में जो पैक्ट हुआ, उस चीज़ को इंडोर्स किया, उस चीज़ को स्वीकार किया गया इस सेशन में, समझे। और यहाँ पे ऑथराइजेशन हुआ इस सेशन ने, क्या बोला कि गांधी जी ठीक है इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए आरटीसी जाएंगे, लंदन में जाएंगे, आरटीसी अटेंड करेंगे। ठीक है, हाँ, गोल क्या है? अभी पूर्ण स्वराज है। और 2 रेजुलेशन यहाँ पे पास किया गया इस कराची सेशन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले समय में हमारे संविधान का हिस्सा बनने जा रहा है ये 2 रेजुलेशन। पहला क्या है? फंडामेंटल राइट्स, और दूसरा क्या है? नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी। दोनों ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आफ्टर आज़ादी ये लागू हुआ है भारत में। तो देखो बच्चे लोग, हम जानते हैं इस चीज़ को कि मार्च 23, 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दिया गया। गांधी जी बचा नहीं पाए। इसके वजह से गांधी जी जब गए थे इस कराची सेशन को अटेंड करने के लिए, तो गांधी जी को भी ब्लैक फ्लैग का सामना करना पड़ा था। काला झंडा दिखाया गया, तो वही काला झंडा जो सबसे पॉपुलर हुआ था तुम्हारा एंटी साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट में। तो गांधी जी को भी ब्लैक फ्लैग का सामना करना पड़ा था विद्यार्थी लोग, क्योंकि गांधी जी पे आरोप लगा ना कि आप चाहते तो बचा सकते थे, मगर गांधी जी लिख के तो दिए थे, डिमांड तो रखे थे अपना, समझ गए ना। तो वहाँ पे जो पंजाब नौजवान भारत सभा के जो लोग सब थे, सब ने गांधी जी को अपोज किया ब्लैक फ्लैग से। मगर कोई बात नहीं है, तीनों का जो इतने वीर पुरुष, इनका जो निधन हुआ, कह सकते हो फांसी इनको दिया गया, इस चीज़ को कराची सेशन में एड्रेस किया गया। इनके बहादुरी को वहाँ पे प्रेस किया गया था, इनको याद किया गया, इनके लिए मौन धारण किया गया उस सेशन में। बस समझे। आगे देखो, तो तुम्हारे मन में होना चाहिए कि ऐसा 2 रेजुलेशन क्या पास हुआ था, क्योंकि ये 2 रेजुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के फंडामेंटल राइट्स में भी। देखोगे इक्वल फंडामेंटल राइट्स को लेके देखो, इक्वल राइट अगेंस्ट चाहे कास्ट, क्रीड, सेक्स। देखो आर्टिकल 14 है कि नहीं है हमारा, आर्टिकल 15 वही, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ RRSCP। देखो फ्री स्पीच एंड फ्री प्रेस होना चाहिए। क्या है ये? आर्टिकल 19 अभी का, राइट टू असेंबल आर्टिकल 19, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन आर्टिकल 19, फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन आर्टिकल 21 क्लॉज ए, है ना, न्यूट्रलिटी ऑफ स्टेट इन रिलीजियस मैटर आर्टिकल 25, प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट ऑफ माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक, ये क्या है? आर्टिकल 26 से लेकर 28, समझे ना। हाँ, आर्टिकल 28 से लेकर 30, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक करोगे बच्चे लोग। देखो आई रिपीट, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा रिलीजन को लेके। ठीक है, आर्टिकल 29 और 30 तुम्हारा क्या है? माइनॉरिटी के लिए है, रिलीजियस और कल्चरल प्रोटेक्शन। और जहाँ तक सवाल है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का था, अभी भी आर्टिकल तुमको आर्टिकल 326 में दिख जाएगा। तो कहने का मतलब जो भी फंडामेंटल राइट्स वहाँ पास किया गया वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का बात है। चाहे पढ़े लिखे हो, PET बेसिस नहीं होगा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि जो जिसका भी एज पहुँच गया वो वोटिंग राइट्स हो सकता है, वो दे सकता है इलेक्शन में, वो पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये सब चीज़ भले ही कराची सेशन में पास हुआ हो 1931 में स्पेशल सेशन में, मैं ये अभी संविधान में तुमको दिखेगा ये चीज़ सब, इसलिए भी कराची सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या रखा गया था कि रेंट और रेवेन्यू कम हो जाए,
ठीक है। हाँ, अनइकोनॉमिक जो होल्डिंग्स है उसका रेंट छोड़ दिया जाए, यानी कि जो लैंड से कुछ आ ही नहीं रहा है, कमाई हो ही नहीं रहा है, तो उसको फ्री कर देना चाहिए, टैक्स नहीं लगना चाहिए उस पर। और जो किसान लोग जो कर्ज के तले दलदल में चले गए उसको रिलीफ मिलना चाहिए। तो ये इकोनॉमिक पॉलिसी था, ये सभी चीज़। तो दो रेजुलेशन पास हुआ है, एक फंडामेंटल राइट्स को लेके हुआ है, एक तुम्हारा इकोनॉमिक पॉलिसी को लेके हुआ है। समझे स्टूडेंट? अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, देख रहे हो ना, ब्रिटिश तो ब्रिटिश है बच्चे लोग। अब यहाँ क्या हुआ कि गांधी इरविन पैक्ट हो गया, इक्वल फुटिंग पे हुआ था ना, कांग्रेस और ब्रिटिश इक्वल फुटिंग था। अब देखो अप्रैल 1931 को क्या हुआ कि इरविन का टेन्योर खत्म हो गया। अब दूसरा आएगा, क्या नाम है उसका, लॉर्ड विलिंगडन। अब जब लॉर्ड विलिंगडन आएगा तो जो भेजेगा, आखिर कौन भेज रहा है इसको, ब्रिटेन भेज रहा है। वहाँ पे भी देखो क्या हो कि लेबर गवर्नमेंट इन इंग्लैंड हैड बीन रिप्लेस्ड। बताओ, लेबर जो पार्टी है वो बहुमत में नहीं रहा, कंजर्वेटिव पार्टी एंड लेबर पार्टी का कोलिशन का सरकार बन गया। तो इसका तेवर बदल जाएगा स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखते चलो तुम लोग क्या होगा। अब यहाँ पे देखो कोलिशन, अब देखो बोला गया कि वहाँ पे लेबर गवर्नमेंट इन इंग्लैंड हैड बीन रिप्लेस बाय अ नेशनल गवर्नमेंट। नेशनल गवर्नमेंट से रिप्लेस हुआ, लेबर गवर्नमेंट नहीं है अब वो। जो राइट विंग है कंजर्वेटिव पार्टी है जिसमें चर्चिल थे, वही चर्चिल, बहुत खतरनाक आदमी है ये, मैं बाद में बताऊंगा। ये चर्चिल तो गांधी जी को पसंद ही नहीं करता था, विंस्टन चर्चिल है, यही आदमी है जिसके वजह से ब्रिटेन सेकंड वर्ल्ड वॉर जीता है। और ये आदमी इंडिया के लिए अच्छा नहीं है, ब्रिटेन के लिए तो बहुत अच्छा है, इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। हमारे जो बंगाल में फेमिन से लोग मर रहे थे इसको कोई मतलब ही नहीं था। ये सब वहाँ पे खेत में जो भी चावल दाल जो भी हो रहा था ना, वो सब आर्मी को खिला रहा था और यहाँ के लोग मर रहे थे। इस पे गंदा आरोप लगता है। शशि थरूर का यदि स्पीच जाके सुनोगे समझ में आ जाएगा। विंस्टन चर्चिल को गरियाया है शशि थरूर ने अपने यूट्यूब मंच पे, मतलब यूट्यूब पे है वो वीडियो। चर्चिल जो था तुम्हारा कंजर्वेटिव पार्टी से, उन्होंने क्या बोला कि क्या होता है, कैसे इक्वल फुटिंग हो जाएगा, कांग्रेस और इक्वल टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, ऐसे कैसे हो सकता है, कांग्रेस को नीचे रखो। एटीट्यूड देख रहे हो ब्रिटिश का कैसे चेंज हो रहा है। गांधी इरविन में तो आपने दोनों को बराबर रखा था, कांग्रेस और ब्रिटिश गवर्नमेंट बराबर था ना। मैं चर्चिल ने क्या बोला कि नहीं हो सकता है ऐसा, हाँ बोला कि नो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इन इंडिया, ऐसा नहीं हो सकता। ब्रिटिश गवर्नमेंट सबसे पावरफुल है, कांग्रेस छोटा है। एंड ब्रिटिश वर ऑल्सो एंग्री। बताओ, ब्रिटिश और भी गुस्से में था कि रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी फिर भी चल ही रहा है। एंड हैड क्लेम मैनी यूरोपियंस लिव, अब रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी की वजह से बहुत सारे यूरोपियंस लोग मर रहे हैं, तो ऐसे में क्या इक्वल फुटिंग देंगे क्या ये लोग को। एटीट्यूड चेंज, ब्रिटेन का एटीट्यूड ही चेंज हो गया। बिरकन बोले ये तुम्हारा इरविन रिप्लेस कर दिया विलिंगडन से। तो देखो समझ रहे हो ना, देखो यहाँ पे तो विलिंगडन का समय है ये। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसके टाइम में होगा, समझ रहे हो ना, सेकंड टाउन, क्योंकि इरविन के टाइम में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसके टाइम में। जानते हो उसके बाद क्या होगा, सिविल डिसोबीडियंस फिर से तैयार होगा, अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। इनके टाइम में कम्युनल अवार्ड भी दिया जाएगा, बहुत सारा चीज़ दिया जाएगा। सिविल डिसोबीडियंस फेज 2 तैयार होगा स्टूडेंट। कानपुर बोल्शेविक कंस्पिरेसी हुआ था ना, इनके टाइम में ही हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आएगा ना आने वाले समय में, इनके टाइम में ही होगा वो। बर्मा को अलग कर दिया जाएगा ना इंडिया से 1935 में। हाँ, अब यहाँ पे देखो बच्चे लोग हुआ क्या, जो मार्च 1931 को जो स्पेशल सेशन कराची में बुलाया गया, तो उसमें गांधी जी को ऑथराइज कर दिया कि गांधी जी जा सकता है। गांधी जी जाएंगे कांग्रेस के बिहाफ में, और जो इंडियन वुमेन है उसके बिहाफ में सरोजिनी नायडू जाएगी। देखो, तो सरोजिनी नायडू रिप्रेजेंट करेगी भारत के महिलाओं को, और जो गांधी जी जो रिप्रेजेंट करेंगे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को। बात समझ गए ना। आगे देखो, हाँ यहाँ देखो बच्चे लोग, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो यहाँ पे तुमको बहुत सारे इंडियन डेलीगेट्स दिख सकते हैं। वहाँ पे लॉयलिस्ट है, कम्युनिस्ट है, कैरियरिस्ट, बहुत सारे टाइप के लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। द मेनली पॉइंट्स पुट फॉरवर्ड बाय इंक्लूड। अब देखो गांधी जी ने क्या अपने पॉइंट को रखा, क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लिए गांधी जी। अब गांधी जी का जो पॉइंट है उससे बाकी लोग खुश नहीं है। फिर जो बाकी जो है ना कम्युनिस्ट लोग सब जो है, या बी आर अम्बेडकर जी टाइप के लोग हो गए, या लॉयलिस्ट हो गए, तेज बहादुर सप्रू टाइप के, वो लोग पसंद नहीं किया। देखो गांधी जी क्या है सब बोले। गांधी जी ने कहा कि देखिए बात ये है कि आप ब्रिटेन हो और हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि इंडिया किसके अंदर है, ब्रिटिश के अंदर है ना। ये बड़ी बात है। देखो नंबर 1 क्या लिखा गया है कि ये पार्टनरशिप है ब्रिटेन और इंडिया का इक्वल नेशन पे। इक्वल नेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। क्या इंडिया एक नेशन था क्या? इंडिया तो ब्रिटेन के अंदर था। बोला कि इंडिया को एक नेशन की तरह ट्रीट करो। इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन और इंडिया एक सेपरेट कंट्री है, दो अलग सेपरेट कंट्री है। ये बड़ी बात है।
जबकि गुलाम है अभी भी हम ब्रिटिश का, मगर फिर भी हम क्या बोल रहे हैं कि इंडिया एक सेपरेट कंट्री है, उस तरह हमको ट्रीटमेंट चाहिए। दूसरा देखो, बोला है कि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेंटर में भी होना चाहिए और स्टेट में भी होना चाहिए। गांधी जी अपना डिमांड रख रहे हैं वहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया, जो रेड कलर में दिया गया वहाँ प्रॉब्लम देखो, तो कहा कि भारत में पॉलिटिकल इंडिया का जो रिप्रेजेंटेटिव केवल कांग्रेस होगा। अब इसे माथा खराब हो गया बाकी लोग का, बोला कांग्रेस कैसे होगा जी, लॉयलिस्ट कंजर्वेटिव, इसने अपोज कर दिया, कैसे नहीं हो सकता है, क्या केवल कांग्रेस पूरा भारत को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा कैसे हो सकता है? यूनिस्ट पार्टी है, जस्टिस पार्टी है, बाकी भी पार्टी है ना, लॉयलिस्ट है। देखो वही बोला कि कांग्रेस अलोन रिप्रेजेंट पॉलिटिकल इंडिया, ये गांधी जी ने रखा। इस पे तो लोग इंडियंस ही लोग भड़क गए। एंड अनटचेबल हिंदूज है, उसके लिए उसको माइनॉरिटी का घोषणा नहीं, उसको माइनॉरिटी नहीं दिया जाए, क्योंकि बी आर अम्बेडकर लगे हुए थे ना कि माइनॉरिटी घोषित करिए, इसके लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट दीजिए डिप्रेस क्लास को लेके। तो ये चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट किए गांधी जी वहाँ पे। नो, आप डिप्रेस क्लास को, दलित को आप अलग नहीं बता सकते हो। दलित इंडिया हिंदू का हिस्सा है। अब हिंदू को और तोड़ना चाहते हो क्या? वो माइनॉरिटी का दर्जा नहीं दिया जाएगा, बाद में हम दे देंगे उसको ज्वाइंट सेक्रेटरीट, ज्वाइंट इलेक्टोरेट दे देंगे उसको। हाँ, इसलिए कोई भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स ना ही मुस्लिम को मिलना चाहिए, ना ही बाकी माइनॉरिटीज को मिलना चाहिए। अब जब मुस्लिम का बात किया गया तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को थोड़ा गुस्सा आएगा ना, कितना बढ़िया तो लॉलीपॉप दे रहा था हमको सेपरेट इलेक्टोरेट का। गांधी जी है, बताओ गांधी जी यही करने के लिए आया है? ये तो गांधी जी अकेले क्रेडिट मारेगा ऐसे में, और यही ब्रिटिश चाहता था। अच्छी बात है कि ब्रिटिश यही चाहता था। वो एक्चुअली कांग्रेस को दिखाना चाहता था कि तुम्हारे बिना भी काम हो सकता है, तुम आओ, तुम अपना डिमांड रखो और तुम्हारा अपना आदमी ही अपोज कर देगा। देखते जाओ देखते जाओ। तो टॉक्स ब्रोक डाउन विथ रिस्पेक्ट टू माइनॉरिटी इशू। माइनॉरिटी इशू को लेके विवाद हो गया और कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाया, समझे? देखो वहीं पे लिखा गया ना कि बहुत सारे डेलीगेट्स थे, लॉयलिस्ट हो गए, कंजर्वेटिव हो गए, कम्युनिस्ट हो गए, इसने अपोज किया गांधी जी के बात को लेके ही, पॉइंट्स को लेके ही। और गवर्नमेंट रिजेक्टेड कांग्रेस क्लेम। देखो गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट को वही, ब्रिटिश गवर्नमेंट को वही तो चाहिए कि ये अपोज करे और हम भी अपोज करेंगे। उसके बाद यही नहीं हुआ, नेहरू रिपोर्ट भी अपोज किया ना, मुस्लिम लीग ने अपोज किया नेहरू रिपोर्ट। अब बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी वही किया कि जब तुम्हारा मुस्लिम लीग ही खुश नहीं है तो हम क्यों कैसे एक्सेप्ट करेंगे। डेडलॉक आ गया। क्वेश्चन ऑफ माइनॉरिटी, देखो ऑल माइनॉरिटी, चाहे मुस्लिम हो, है ना, सिख छोड़ के, दलित हो, क्रिश्चियन हो, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियन, ये सब सेपरेट इलेक्टोरेट का मांग कर रहे हैं। ये तो गांधी जी होने नहीं देंगे, जो बात है। अब ये लोग करने लगे तो अब क्या हुआ कि उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ के, इंग्लैंड के, जिसका नाम क्या है, रामसे मैकडोनल्ड, इसलिए अब मैकडोनल्ड अवार्ड आएगा आने वाले समय में, जो कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है। तो देखो ये लोग बहुत चतुर है, ब्रिटिश लोग लगा कि कांग्रेस इंपॉर्टेंट नहीं है, कांग्रेस को हटा दो। आज जितने भी लोग जो मांग कर रहे हैं ना सेपरेट इलेक्टोरेट का, चाहे वो चाहे सिख छोड़ के, कौन कौन कर रहा है? देखो दलित लोग कर रहे हैं, क्रिश्चियन लोग कर रहे हैं, एंग्लो इंडियंस कर रहे हैं, मुस्लिम कर रहे हैं, इसको दे दो सेपरेट इलेक्टोरेट। अब माइनॉरिटी पैक्ट साइन कर लिया गया, इसी को कहते हैं रामसे मैकडोनल्ड अवार्ड। अब इसमें देखो दो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस बनाने का ही बात था, वही नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिंध, जो कि बहुत दिन से मांग कर रहा था तुम्हारा वो, याद करो दिल्ली प्रपोजल में भी रखा गया था ना बात ये, जिन्ना, और 14 पॉइंट में भी रखा गया था इस बात को। तो नो अग्रीड सोल्यूशन कुड बी रीच्ड ऑन द इशू पुट फॉरवर्ड बाय गांधी जी रिटर्न एम्प्टी हैंडेड एंड रिज्यूम्ड सिविल डिसोबीडियंस। देख रहे हो ना, तो गांधी जी का एक तो बात नहीं माना गया। इन लोग को लगा, जो प्राइम मिनिस्टर है उस समय का मैक्सेस है, ये जो, इसको लगा कि कांग्रेस के बिना भी काम चल सकता है, इतना फुट है इसके अंदर। एक तो कांग्रेस का बात नहीं मानने वाला है ये लोग, है ना, इसके साथ माइनॉरिटी पैक्ट कर लो, ज़्यादा बढ़िया है। तो गांधी जी को कोई कंक्लूजन नहीं मिला यहाँ पे, गांधी जी चुपचाप आए, खाली हाथ इंडिया लौटना पड़ा, क्योंकि हुआ ही नहीं, कंक्लूजन हुआ ही नहीं। अब यहाँ देखो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद ब्रिटिश का एटीट्यूड चेंज हो गया, क्योंकि ब्रिटिश को पता है क्या लगा कि कांग्रेस का सहयोग की जरूरत नहीं है, हमें इस तरह का जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसी वाले लोग सब हैं, जिसको अलग अलग माइनॉरिटी पैक्ट चाहिए, इसका गुडविल की ज़रूरत है, कांग्रेस की ज़रूरत नहीं है। जब तक ये लॉयलिस्ट लोग हमारे साथ रहेंगे सब हो जाएगा, हम कांग्रेस के विरोध में चलते रहेंगे। बात समझे? ये गांधी जी को वीक करना चाहते थे, कांग्रेस को वीक करना चाहते थे, ताकि मास मूवमेंट फिर से रीजनरेट ना हो, समझे? नेशनलिस्ट लाइन को तोड़ना चाहते थे ताकि कांग्रेस के विरोध में ही सुर उठ सके, और यही किया है। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही पता चल ही गया है तुम लोग को।
अब देखो बच्चे लोग, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कंप्लीट ना, सेकंड देखो, सेकंड भी हो गया ना बच्चे लोग। अब देखो कांग्रेस ने सेकंड अटेंड किया, गए बी आर अम्बेडकर जी, सॉरी गांधी जी गए वहाँ पे। देखो इसका टाइम देखो, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नवंबर 1930 से लेके जनवरी 1931 तक फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, लंबा हुआ। उसका जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ वो सितंबर 1931 से लेकर 1931 तक का। वॉइसरॉय चेंज हो चुके हैं, विलिंगडन आ चुके हैं ना, पहले इरविन थे। ये भी याद करना होगा कि कौन से कॉन्फ्रेंस में कौन कौन वॉइसरॉय थे। इसमें क्या हुआ, कांग्रेस मीटिंग अटेंड किया मगर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गया। जब फेल होगा तो जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी वो बोलेगा ना कि जो सीडीएम बंद किए थे हम सीडीएम फिर से रिलॉन्च करेंगे। सीडीएम बंद किए थे इसलिए ताकि गांधी इरविन पैक्ट हुआ, गांधी इरविन पैक्ट के बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए गया, समझ रहे हो ना। तो फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रिज्यूम किया जाएगा। देखो रिज्यूम किया गया दिसंबर 29, 1931 को किया गया, समझ गए। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे 28 दिसंबर 1931 को। बच्चे लोग टाइम देखते रहना है, टाइम देखते रहना है। 28 दिसंबर 1931 को गांधी जी आए भारत के भूमि में, वहाँ से लौट के सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आते ही उन्होंने क्या किया, इमीडिएटली सीडीएम को लॉन्च कर दिया। कांग्रेस लीडर्स देखो, चाहे वो गांधी जी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, एक महीना के अंदर मैं कह सकता हूँ, बहुत कम समय के अंदर, देखो ना एक महीना, सॉरी बोल, एक हफ्ता के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया। 4 जनवरी 1932 को, मैंने कहा ना जैसे वो यहाँ से आए तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, इमीडिएटली बड़े बड़े लीडर्स को डाल दिया गया जेल में। तो कांग्रेस और जितना भी उसका ऑर्गेनाइजेशन सबको इलीगल घोषित कर दिया गया। देखो यहाँ पे ब्रिटिश ने क्या किया, जितने भी ऑफिसेस थे, जितना भी फंड था पार्टीज का, सबको कैप्चर कर लिया गया। गांधी जी का आश्रम जो पूरा फेमस था ना, पुलिस ने पूरा घेर लिया उसको। इसके वजह से देखो, अब गांधी जी को इतना सताओगे, उसके आश्रम को इतना घेरोगे तो पूरा इंडिया में प्रोटेस्ट होगा फिर, समझे। वही लिक्वर सब फिर पिकेटिंग होना शुरू, फॉरेन क्लॉथ फिर से बंद होना शुरू, प्रोसेसन शुरू हो गया, मार्च सब शुरू हो गया। तो इस बार गवर्नमेंट जो डील किया, रफ एंड पकड़ के मारा है, समझे। और देखो ऑर्डिनेंस पास किया है। अब बताओ वहाँ पे लगभग तुम्हारा मिलिट्री रूल लगा दिया, कह सकते हो कर्फ्यू टाइप का सिचुएशन कर दिया था, देख रहे हो ना। तो देयर वाज ऑफिशियल, कांग्रेस ऊपर के बैन कर दिया गया। हाँ फिर भी सेशन हुआ है, जानते हो, फिर भी कांग्रेस का अपना सेशन हुआ 1932 में, स्पेशल सेशन। फिर कलकत्ता सेशन भी हुआ मार्च 1933 में। हालांकि कांग्रेस बैन हो चुका है, कांग्रेस को इलीगल हो, फिर ये लोग करेंगे अपना। देख रहे हो ना ब्रिटिश ने क्या क्या किया है। अब यहाँ सिलसिलेवार तरीके से टाइम देखो स्टूडेंट, 16 अगस्त 1932 को बताओ, रैमसे मैकडोनल्ड जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है ना, उसने कम्युनल अवार्ड घोषित कर दिया। यानी कि बच्चे लोग, मुसलमान के लिए अलग सेपरेट, दलित के लिए भी अलग सेपरेट इलेक्टोरेट, दलित के लिए। ये गांधी जी बर्दाश्त कर पाएंगे क्या? गांधी जी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यदि तुम दलित को दे दोगे, यदि मतलब दलित को तुम सेपरेट इलेक्टोरेट दे दोगे, यानी कि दलित का, जहाँ पे दलित लोग रहते हैं, एससी वाले लोग रहते हैं, वहाँ पे दलित ही उठ सकता है, अदलित ही वोट करेगा, जैसे मुसलमान का हो रहा था। ये तो हिंदू टूट जाएगा इससे, और जो मूवमेंट है वो तो खत्म हो जाएगा इससे में। यानी कि ये तो इंस्टीट्यूशन बनाना हुआ ना दलित का। यदि दलित को इस तरह का प्रोटेक्शन दोगे तो कहीं ना कहीं हिंदू से वो टूट जाएगा। देखो तो कम्युनल अवार्ड जैसे ही घोषित किया, तो आफ्टर दिस स्ट्रेंथ द पेस ऑफ सीडीएम बिगेन टू डिक्लाइन। अब देखो सीडीएम, बच्चे लोग, सीडीएम जो डिक्लाइन हो गया। क्यों कहोगे सीडीएम क्यों डिक्लाइन हो गया कम्युनल अवार्ड के बाद? क्योंकि जितने भी लीडर्स भारत में जो लड़ रहे थे उनको लॉलीपॉप मिल गया, क्योंकि उनको एक तरह से माइनॉरिटी पैक्ट है ये, और सब लड़ना बंद कर दिया। पब्लिक बोले किस लिए लड़ेंगे, है मिल तो गया हमको, ऑफर मिल तो गया। यही तो है ब्रिटिश का स्ट्रैटेजी, कि ब्रिटिश ने हर टाइम ही तोड़ा है इंडियंस को, चाहे वो कम्युनल अवार्ड के फॉर्म में तोड़ा हो, चाहे पार्टीशन ऑफ बंगाल के रूप में तोड़ा हो, चाहे हिंदू और मुस्लिम किया हो, चाहे कैरेट और स्टिक पॉलिसी किया हो। बिल्कुल ये साफ साफ दिखेगा तुमको। गांधी जी को गुस्सा आया। देखो 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने प्रण लिया कि हम अनशन पे बैठ रहे हैं, और ये जो कम्युनल अवार्ड है जो दलित को देने के बाद इसको हम विरोध करते हैं। बैठ गए, उसका वही मदन मोहन मालवीय बताए ना बच्चे लोग तुम लोग को, मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद गए हैं उनको समझाने के लिए। बी आर अम्बेडकर जी भी जाने वाले नहीं थे, उनको समझाया कि जाइए अनशन पर बैठे हुए हैं। तो बी आर अम्बेडकर जी आए, फिर पूना पैक्ट हुआ। अब पूना पैक्ट में ये बोला गया कि ठीक है कम्युनल अवार्ड को अमेंडमेंट कर रहे हैं, अब क्या होगा, जॉइंट इलेक्टोरेट, यानी कि दलित के लिए सीट तुम्हारा जनरल में ही रिजर्व रहेगा। तो देखो, तो इस तरह का बैकग्राउंड जहाँ पे कम्युनल अवार्ड चल रहा है, गांधी जी बैठ गए, है ना, सीडीएम खत्म हो गया,
आफ्टर पूना पैक्ट गांधी जी को भी अब इंटरेस्ट नहीं रहा ये एक्टिव पॉलिटिक्स में, बोला माइचराइजेशन नहीं करेंगे हम। तो गांधी जी ने भी एक तरह से एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर ले लिया। अब गांधी जी बोले कि नो, अब जो भी समय मेरे पास है हम हरिजन के लिए काम करेंगे, दलित के लिए काम करें। आखिर इसी के वजह से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इतना फुट हुआ है। तो एंटी अनटचेबिलिटी स्ट्रगल करेंगे, यानी कि जो छुआछूत है इसके विरोध में हम काम करेंगे, इसका संघर्ष करेंगे। तो सीडीएम फाइनली देखो ऑफिशियली कहो गया, हालांकि तो पीक तो खत्म ही हो गया था 1932 में, कोई रहा नहीं जान उसमें। ऑफिशियली जो विड्रॉ किया गया वो मई 1934 में किया गया गांधी जी के द्वारा। तो समरी में कहा जाए तो पूरा पढ़ोगे क्या हुआ कि ये कम्युनल अवार्ड बाबू एक तरह से लॉलीपॉप की तरह काम किया है। और इसी की वजह से जो सीडीएम जो है, अच्छा खासा सीडीएम चलने वाला जो मूवमेंट था वो बीच में बंद हो गया। ये ब्रिटिश का स्ट्रेटजी काम आया है ब्रिटिश को, और हमारा जो मास मूवमेंट जो कि और तैयार होने जा रहा था वो नहीं हो पाया, क्योंकि इसे हिंदूज में टूट आ गया ना। क्योंकि दलित लोग को यदि सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाएगा तो कितना खुश, बात समझ पा रहे हो, इसलिए सब लड़ना बंद कर दिए। समझ गए बच्चे लोग। अब देखो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तक तो पढ़ा ही चुके हैं तुम लोग को। थर्ड में देख लो, थर्ड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ कब हुआ था? ये नवंबर 1932 से लेकर दिसंबर 1932 तक हुआ है। इसमें कांग्रेस गया ही नहीं, केवल 46 डेलीगेट्स गए थे। हाँ, मगर तुमको ये जरूर याद रखना होगा, जैसे लॉयलिस्ट तेज बहादुर सप्रू और BR अम्बेडकर, दो ऐसी शख्सियत है जो बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत है जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था। समझे? एट द एंड क्या हुआ? वाइट पेपर बना है, और वही वाइट पेपर की वजह से तुम्हारा आने वाले समय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनेगा। समझे? तो देखो बच्चे लोग, जो भी पढ़ाए हैं सभी चीज़ वहाँ बताया गया है। ये समरी एक तरह से कि मार्च से लेकर अप्रैल तक दांडी मार्च हुआ ना 1930 में। गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया फरवरी में, ठीक है, याद है तुम लोग को ना? हाँ, CDM 1 का फेज चल रहा था। देखो टाइम देखो, उस समय तुम्हारा फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी चल रहा था, समझे? फिर देखो 2 सितंबर से लेकर दिसंबर तक 1932 सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे CDM को सस्पेंड कर लिया गया क्योंकि गांधी और इरविन पैक्ट हो गया था। देखो वहाँ पे उसका फिर CDM फेज 2 भी जारी किया गया। मैं जानते हो कि अप्रैल 1934 को CDM को विड्रॉ कर दिया गया ऑफिशियली। गांधी जी को 1932 को अरेस्ट भी कर लिया गया इमीडिएटली, समझ गए ना? और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तुम्हारा नवंबर और दिसंबर के बीच में ही हुआ था। एक समरी है जो भी पढ़े हो अभी तक का। आगे देखो, हाँ, तो देखो गांधी जी, मैंने हमेशा कहा है इस बात को कि गांधी जी किस तरह का मूवमेंट में बिलीव करते थे। तो गांधी जी देखो, स्ट्रगल, संघर्ष, फिर ट्रूस। ट्रूस मतलब क्या? ठंडा पड़ जाना, कंस्ट्रक्टिव वर्क, फिर से स्ट्रगल, इस तरह। क्योंकि देखो तुम NCM देखो, चाहे तुम CDM देखो, या आने वाले समय में क्विट इंडिया मूवमेंट देखोगे, तुमको बीच में गैप नजर आएगा। इसी को बोलते हैं स्ट्रगल ट्रूस, स्ट्रगल ट्रूस, स्ट्रगल। देखो ये मास मूवमेंट तैयार होना स्ट्रगल में, फिर से रिप्राइव होना, यानी कि मास मूवमेंट नहीं होना, खत्म हो जाना, क्योंकि उस समय कंस्ट्रक्टिव वर्क करना है, और फिर से मास मूवमेंट तैयार करना। NCM और CDM के बीच में गैप है, वो गैप में कंस्ट्रक्टिव वर्क हुआ कि नहीं हुआ, वही ट्रूस है। देखो, तो एनेबल द मासेस, ताकि देखो गांधी जी बिलीव करते थे कि मास बहुत लंबा समय के लिए नहीं रह सकता है, उसको तुरंत से ख़त्म करना पड़ेगा आपको, फिर से कैपिटलाइज करो, फिर से एनर्जी भरो, फिर से स्टार्ट करो। देखो मास को चाहिए होता है एनर्जी, फिर से रिकूप करना पड़ता है। मासेस हर समय सेक्रीफाइस नहीं दे सकता, इंडेफिनिटली सेक्रीफाइस नहीं दे सकता, उसका भी एक अपना लिमिट है। और गवर्नमेंट को भी हर समय चांस देना चाहिए, इसलिए ट्रूस, गवर्नमेंट को चांस देना चाहिए। चलो एक बार प्रोटेस्ट किए, अब गांधी जी अब क्या गवर्नमेंट का प्रतिक्रिया है, उसके हिसाब से फिर दूसरा लॉन्च करेंगे। तो गवर्नमेंट को भी एक बार फिर से मौका देना, और प्लस पब्लिक को भी एक बार फिर से मौका देना, ताकि फिर से वो एनर्जी को रिकूप कर सके। यदि नहीं हुआ, गवर्नमेंट ने नहीं बात माना, तो फिर से पार्टिसिपेशन होगा, फिर से स्ट्रगल होगा। मगर नेहरू जी ऐसा बिलीव नहीं करते थे। नेहरू जी कहते थे कि नो, STS स्ट्रेटेजी नहीं होना चाहिए। क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए? तो कंटिन्यूस कन्फ्रंटेशन एंड कन्फ्लिक्ट, तब तक जब तक मांग पूरा ना हो जाए, यानी कि स्ट्रगल विक्ट्री होना चाहिए। स्ट्रगल तब तक होना चाहिए तब तक विक्ट्री ना हो जाए। तो नेहरू जी यंग लीडर, वो गांधी जी के मेथड से खुश नहीं थे, फिर भी गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोअर थे। बात समझ में? देखो पूर्ण स्वराज के बाद मांग यही उठा कि जब तक इंपेरियलिज्म खत्म ना हो जाए तब तक कंटिन्यूस कन्फ्रंटेशन, कन्फ्लिक्ट चलते रहे ब्रिटिश से, जब तक आज़ादी ना मिले, यानी कि मास एजिटेशन कंटिन्यू रहे। इसलिए ये बोलते थे कंटिन्यूस डायरेक्ट एक्शन होना चाहिए, यानी कि जब तक आज़ादी नहीं मिल जाए, पूर्ण स्वराज नहीं मिल जाए, तब तक संघर्ष जारी होना चाहिए। इसलिए देखो
STC स्ट्रेटेजी नहीं, ये बोलते SB स्ट्रेटेजी होना चाहिए, स्ट्रगल विक्ट्री, यानी कि स्ट्रगल तब तक होना चाहिए जब तक विक्ट्री ना हो जाए। जवाहरलाल नेहरू बोल रहे थे ये चीज़, बात समझ में आया? अप्रोच अलग है इनका। देखो जो भी हो विद्यार्थी लोग, जो भी हो एपिसोड, जो भी अलग अलग एपिसोड हुआ CDM में, जानते हो ना फेज़ अलग अलग है। पहला फेज़ देखो मार्च और सितंबर 1930 का, सेकंड फेज़ देखो अक्टूबर 1930 का लेकर तुम्हारा 1931 का, और थर्ड एपिसोड जो है तुम्हारा 1932 से लेकर अप्रैल 1930। जो जानते हो लास्ट फेज़ तो लगभग खत्म ही हो गया था, वो तो नाम के लिए। पहला फेज़ में देखो बुर्जुआजी क्लास, मर्चेंट क्लास से पार्टिसिपेट किया ना अच्छे से, है ना। सॉल्ट टैक्स, नो रेवेन्यू, चौकीदारी, पिकेटिंग ऑफ लिक्विड, ये सब बहुत चला है। दूसरा में देखो हाँ बुर्जुआजी क्लास सेकेंड में ख़त्म कर दिया, वो ज़्यादा ज्वाइन नहीं किया। वही बात है कि मूवमेंट लंबा चल जाएगा तो वो ज्वाइन नहीं करेगा, समझे ना। हाँ गांधी इरविन पैक्ट पे प्रेशर हुआ था ना बुर्जुआजी क्लास का, वही मर्चेंट क्लास का। और थर्ड में क्या होगा, थर्ड में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था वो तो रूथलेस सप्रेस किया है पकड़ के, और उसके लिए ऑर्डिनेंस भी पास किया था, वी हैव सीन। आगे देखो सिग्निफिकेंस, देखो बच्चे लोग, जो भी हो सिग्निफिकेंस तो बहुत ज़्यादा है। इस बार लोग इतने पार्टिसिपेट किए, गांधी जी फिर से सफल रहे हैं, क्योंकि तभी तो इतने लोग पार्टिसिपेट किए। दूसरा क्या है कि नेशनल मूवमेंट, इस बार जो नेशनल मूवमेंट था बहुत ही रेडिकलाइज हुआ। इसमें तुमको दिखेगा इंडिया की तरफ से भी दिखेगा, लोग सब बहुत जुड़े, सोशल बेस बहुत बड़ा हुआ। पहली बार बिजनेस क्लास ने इस लेवल पे सपोर्ट किया होगा, समझे। नेशनलिज्म देखो पूरी तरीके से, देखो जैसे गोरखा रेजिमेंट ने नहीं किया ना, वही पेशावर में गोरखा गया था मारने के लिए, जबकि गोरखा कितना लॉयल था, मगर गोरखा ने नहीं। पहली बार आर्मी ने बंदूक नहीं चलाया। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आर्मी के अंदर भी सॉफ्ट कॉर्नर आ रहा है लीडर्स को लेके, प्रोटेस्ट को लेके। और जानते हो कराची सेशन में जो सोशलिस्ट वाला आइडियोलॉजी को कितना वो किया गया, स्वराज को डिफाइन किया गया, पहली बार ही स्वराज डिफाइन हुआ है थैंक्स टू CDM। और कराची सेशन में भी देखो 2 रेजोल्यूशन पास हुआ है ना, ये बहुत बड़ी बात है। 2 रेजोल्यूशन देखो आने वाले समय में हमारे संविधान का कितना बड़ा हिस्सा बनेगा। तो मूवमेंट एलिमिनेटेड एनी पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्सिलेशन एज फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल हैज रीच ए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बिकॉज द मूवमेंट बिगन विद द डिमांड। देखो अब इंडियन रुकने वाला नहीं है, यानी कि ये मूवमेंट इतना आगे निकाल दिया भारतीय कॉन्फिडेंस को कि अब भारत रुकने वाला नहीं है, भले ही समय लग जाए, हमको चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। देखो अभी तक कंप्लीट इंडिपेंडेंस का कोई बात ही नहीं हो रहा था, इससे पहले खाली डोमिनेंट स्टेटस। मगर पहली बार है कि जो मूवमेंट हुआ है वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए हुआ है, ट्रू सेंस पूर्ण स्वराज के लिए हुआ है। अब इसके बाद इंडियंस लोग पीछे देखने नहीं वाले हैं। इसका जो भी मूवमेंट होगा सब में बात वही होगा कि आज़ादी, पूरा आज़ादी, दैट्स इट, कंप्लीट।